गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक श्रीवास्तव फ्रॉम द डीएनए अकेडमी। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर कर ली हैं, खास करके जो हमने क्लासिकल जेनेटिक्स की शुरुआत करी थी, ठीक है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कर ली है। मैं एक बार याद दिला देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक कर लिए, फिर उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हम आगे कौन सी टॉपिक करने वाले हैं। ओके, तो हम लोगों ने जैसे मेंडल्स लॉ कर लिए, उससे पहले हम लोगों ने डिफरेंट टर्मिनोलॉजी करी है क्लासिकल जेनेटिक्स को लेकर के, ठीक है। उसके बाद फिर जब मेंडल्स की लॉ ख़त्म हो गई, तीनों लॉ जब हमने कंप्लीट कर लिए, तो फिर मैंने आपको बताया था, हमने उस दिन स्टार्ट किया था क्या, वो पिछले वीडियोस जो हैं उसमें डले हुए हैं, उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, ठीक है। सो डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ में भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें क्लियर करी थी, ठीक है। मैंने एक सिस्टम लिखवाया था, लिखा था, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम कौन कौन सी चीज़ें डेविएशन के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, और उसमें जो हमने इंटरजेनिक इंटरैक्शन और इंट्राजेनिक इंटरैक्शन के तौर पर उनको डिवाइड भी किया हुआ है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो पिछले वीडियोज़ में कराई गई हैं, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोगों ने उसी वीडियो में जिसमें हमने डेविएशन की शुरुआत करी थी, उसमें मैंने आपको बताया था क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में। ओके, तो यहाँ तक की चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज जो हम टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं आपसे, ठीक है ना, वो डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ का ही है। और वो टॉपिक जो है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिखते हैं कोडोमिनेंस। क्या लिखते हैं? कोडोमिनेंस, ठीक है ना। को का मतलब होता है क्या? सिमिलर डोमिनेंस। को का मतलब क्या होता है यहाँ? सिमिलर डोमिनेंस। अब देखो, फिर मैं आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस एक बार याद दिलाना चाहूँगा, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली हमने ये कहा था कि अगर आप पेयर ऑफ एलील ऑफ द सेम कैरेक्टर आर टेकन फॉर द क्रॉस टुगेदर, ठीक है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में जब क्रॉसिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो जो F1 जनरेशन में ऑफ स्प्रिंग्स आएंगे, जो F1 जनरेशन में जो ऑफ स्प्रिंग्स की जब हम एनालिसिस करेंगे, तो आपको ये मालूम चलेगा कि जो एक कैरेक्टर है फ्रॉम द वन पेरेंट इज़ टेकन एज व्हाट डोमिनेंट, क्योंकि वो कैरेक्टर वहाँ पर अपीयर हो रहा है, और दूसरा कैरेक्टर जो है दूसरे पेरेंट का वो वहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें से एक कैरेक्टर जो अपीयर हो रहा है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और जो अपीयर नहीं हो रहा है, चूँकि उसकी कंडीशंस क्या हो गई है, सप्रेस्ड हो गई है, तो वो जो कैरेक्टर हैं वो क्या हो जाएंगे? रेसेसिव कैरेक्टर हो जाएंगे। तो ये सिंपल मेंडेलियन कंडीशन है, ठीक है, जिसको मैंने बार बार आपको बताया है, ठीक है। चूँकि डेविएशन जब हम पढ़ते हैं तो हमें पुरानी वाली चीज़ों को समझना पड़ेगा, तभी आपको मालूम चलेगा कि हाउ देयर इज़ अ डेविएशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। तो कंडीशन ऐसी हुई कि जब आगे चीज़ों को बढ़ाया गया और जब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में, ठीक है, दूसरे एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में जब काम किया गया, तो मेंडल्स के लॉ में जो डेविएशंस आए थे उनमें एक डेविएशन का पॉइंट ये भी था, ठीक है, दैट इज़ नोन एज व्हाट? कोडोमिनेंस, ठीक है ना। कोडोमिनेंस के अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है, ठीक है ना, या फिर आप कोडोमिनेंस में आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर कोई ना तो डोमिनेंट है ना तो कोई रेसेसिव है, ठीक है। नो वन इज़ डोमिनेंट और नो वन इज़ रेसेसिव एट ऑल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं वो बराबर बराबर से अपीयर होते हैं इन द F1 जनरेशन। देन हाउ कुड यू रिकॉग्नाइज कि विच वन इज़ डोमिनेंट और विच वन इज़ रेसेसिव वन, ठीक है। आपको ये पता नहीं चलने वाला है, इसलिए क्योंकि आप ये कैसे देख करके बता लोगे कि मान लो अगर हमने पेयर ऑफ एलील्स को क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद हमें पता चलता है कि एक पेरेंटल एलील जो हैं उनके भी 50% कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो हो रहे हैं एज अ फिनोटिपिक कैरेक्टर, और दूसरे वाले जो एलील हैं उनके भी कैरेक्टर जो हैं वो 50% अपीयर हो रहे हैं इन द F1 जनरेशन, ठीक है। देन हाउ वुड यू रिकॉग्नाइज इट? आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि इसमें कौन जो है वो डोमिनेंट है और कौन जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर? ऑब्वियसली नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है ना। सो उसी कंडीशन को लेकर के हमें आगे बढ़ना है, और कोडोमिनेंस की जो डेफिनेशन होती है वो भी यही होती है कि चूंकि जीन जो होते हैं, चूंकि हम देखो एग्जाम्पल के तौर पर जब हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल कोडोमिनेंस जो है वो किसका एग्जाम्पल है? इंट्राजेनिक इंटरैक्शन का, यानी कि द जीन्स और द पेयर ऑफ एलील्स आर प्रेजेंट इन द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है ना। तो ये सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम की कंडीशन है। क्यों? क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा, दैट इज नोन एज प्लेयोट्रॉपी, ठीक है ना। प्लेयोट्रॉपी में कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है क्योंकि वहाँ पर लोकस ऑफ द क्रोमोसोम चेंज हो जाता है, ठीक है ना। खैर, तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की, को का मतलब सिमिलर, डोमिनेंस का मतलब कि बोथ आर डोमिनेंट एट ऑल,
ठीक है, दोनों जो है वो डोमिनेंट हैं कहीं ना कहीं। सो उसी कंडीशंस को हम यहाँ पर रख सकते हैं। सो आप ऐसा कह सकते हो डेफिनेशन वाइज कि व्हेन अ पेयर ऑफ एलील्स, ठीक है, व्हेन द टू डिफरेंट पेयर ऑफ एलील्स ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर आर टेकन फॉर द क्रॉस, देन इन F1 जनरेशन बोथ कैरेक्टर्स ऑफ द एलील्स आर अपीयर्स साइड बाई साइड, या फिर बोथ ऑफ द कैरेक्टर्स आर अपीयर्स 50-50%, या इक्वली अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर टेक्स प्लेस इन द F1 जनरेशन। आप कुछ भी कह लो कि कोई भी अगर पेयर ऑफ एलील जो हैं अगर क्रॉसिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, आफ्टर क्रॉसिंग जब F1 जनरेशन की बात आप करते हैं और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं उनमें दोनों एलील्स के कैरेक्टर जो हैं वो 50-50% यानी 50-50% ऑफ द कैरेक्टर्स आर अपीयर, ठीक है, यानी इक्वल कैरेक्टर्स आर अपीयर। सो वी कांट फाइंड आउट और वी कांट रिकॉग्नाइज विच वन इज डोमिनेंट एंड विच वन इज रिसेसिव। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डोमिनेंट हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कोई रिसेसिव का कंडीशंस अवेलेबल है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना। सो हम देखते हैं, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं, देखो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, वो एग्जांपल होता है रोन कलर ऑफ कैटल, रोन कलर ऑफ कैटल, ठीक है ना। कैटल के रोन कलर की बात करते हैं। देखो रोन कलर का मतलब ये कि देयर इज़ अ ब्लैक पैचेस ऑन द वाइट काउ, ठीक है ना, एक कैटल है जो ब्लैक कलर का है और उसमें वाइट पैचेस प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो यहाँ पर डोमिनेंट है, ब्लैक जो है वो डोमिनेंट है या फिर वाइट जो है वो डोमिनेंट है। ये बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप ओवरऑल जो अपीयरेंस की बात करते हो तो उसमें आपको ये लगेगा कि दोनों ही जो है वो बराबर बराबर अपीयर हैं, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि ब्लैक के ऊपर में वाइट पैचेस हैं या फिर वाइट के ऊपर में ब्लैक पैचेस हैं, इससे हमारा कोई बहस नहीं है, ठीक है ना। तो हम इसी क्रॉस को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। तो रोन कलर ऑफ कैटल में देखो ब्लैक कंडीशंस की बात आप कर लो, ठीक है, विच इज़ टेकन एज व्हाट, कैपिटल बी, ये आपका क्या हो गया, ब्लैक कलर्ड हो गए, और वहाँ पर चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, वाइट कलर्ड हो जाएंगे, यानी कि आप ले लो स्मॉल बी विच इज़ टेकन एज व्हाट, वाइट। और जब आप इनकी क्रॉसिंग कराते हैं, ये आपने क्या कर दिया, क्रॉसिंग करा दी, तो आपको क्या मिलने वाला है, तो ये कैपिटल बी, ये स्मॉल बी, और ये दोनों जो है वो मिल करके क्या बना देंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है ना। अब ये जो कैपिटल बी स्मॉल बी है एक्चुअली अगर मेंडेलियन लॉ के अकॉर्डिंगली आप जाते, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंगली अगर आप जाओगे तब तो ये आपको नज़र आने चाहिए थे ब्लैक, बट इट इज़ नॉट बिन ब्लैक। ये क्या हो जाएंगे, ये एक्चुअली कलर अपीयर होंगे कैसे, रोन, और रोन कलर जो है इसमें क्या होंगे, 50% ब्लैक, 50% यहाँ पर ब्लैक हो जाएगा और 50% यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे। अब बताओ अगर ये 50% ब्लैक हो जाएंगे और 50% अगर वाइट हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप कहीं पर भी डोमिनेंट और रिसेसिव के कंडीशंस को पहचान नहीं सकते हो। सो दिस इज़ नोन एज व्हाट, कोडोमिनेंस। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसके जनरेशन को अगर हम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें ना फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज़ अगर फाइंड आउट करना है तो आप देखो यहाँ से ही चले जाओ, आप रेशियोज़ की बात करेंगे। अगर आप F2 जनरेशन में जाएंगे और जब इनकी सेल्फिंग वापस से कराएंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो देखो मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ, आप दोनों तरीके से बना सकते हो। देखो यहाँ पर ये कैपिटल बी है, यहाँ पर ये स्मॉल बी है, और ये कैपिटल बी है और स्मॉल बी है। देखो कैपिटल बी और यहाँ पर क्या हो गया, स्मॉल बी, स्मॉल बी, और ये कैपिटल बी यहाँ पर कैपिटल बी स्मॉल बी हो गया इससे के साथ, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। और ये क्या होगा, ये फिर आपके कैपिटल बी स्मॉल बी और ये स्मॉल बी, तो 4 गैमेट बने। और ये देखो चारों गैमेट जो हो गए वो आप कैसे लिख सकते हो, यानी कैपिटल बी, फिर उसके बाद कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर आप लिख सकते हो कैपिटल बी स्मॉल बी, और फिर आप लिख सकते हो कैपिटल बी। तो ये क्या हो गया, ये तो 25% हो गया, यानी 1 का रेशियो है इनका रेशियो देखो कितना है, 2 का रेशियो है, और इनका रेशियो कितना है, 1 का रेशियो है, यानी कि ओवरऑल जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो फॉर द कोडोमिनेंस विल बी व्हाट, 1:2:1। और ये हमेशा याद रखो ये इनका जीनोटिपिक रेशियो भी होता है, ठीक है ना, और यही इनका क्या है, फिनोटिपिक रेशियो भी होता है, ठीक है। तो आपने इस कंडीशंस को भी समझ लिया, और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट थे कोडोमिनेंस के कंडीशंस। और मैं एक चीज़ आपको और क्लियर कर दूं, देखो नीट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है ब्लड ग्रुप को लेकर के कि ब्लड ग्रुप इज़ व्हाट,
ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं। तो अभी हम आने वाले टाइम में, अभी जस्ट इसके बाद की जो टॉपिक होगी उसमें हम डिस्कशन करेंगे किसका, मल्टीपल एलिलिज्म का। ओके, सो मल्टीपल एलिलिज्म को पहले समझ लो, तब मैं आपको बताऊंगा कि इट इज़ एन एग्जाम्पल, यानी ब्लड ग्रुपिंग जो होती है ह्यूमन बींग की, वो एग्जाम्पल दोनों चीज़ों की होती है। ये कोडोमिनेंस का भी एग्जाम्पल होता है और मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल होता है, ठीक है ना। तो खैर, और ये लेकिन याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 में भी 1 नंबर के एग्जाम्स जो होते हैं, 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी पूछे जाते हैं। और नीट में तो मुझे लगता है कि कम से कम पिछले 2010 से लेकर के अगर आप एनालिसिस कर लो 2019 तक की, ठीक है ना, तो आपको कम से कम ये सवाल 2 से 3 बार मिल जाएंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है ब्लड ग्रुप इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस, हालांकि वो एग्जाम्पल मल्टीपल एलिलिज्म के भी हैं, ठीक है ना। तो आपको वो भी मैं बताऊंगा। रेशियोज आपको हमेशा याद रखना है, जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो ऑफ द कोडोमिनेंस इज ऑलवेज 1:2:1। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने एक और टॉपिक कंप्लीट कर ली है, एंड द टॉपिक इज़ व्हाट, कोडोमिनेंस। और इस कोडोमिनेंस के कंडीशंस को जब हमने पढ़ा तो आई होप कि आप इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, एंड द टॉपिक इज़ व्हाट, उस टॉपिक को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, तो इस तरीके से जब हम मल्टीपल एलिलिज्म कर लेंगे तो हमारा एक पार्ट और क्लियर हो जाएगा, जिसको हम डेविएशन की ही बात करते हैं, लेकिन वहाँ पर हम इंट्राजेनिक इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन वाला जो पार्ट है वो हमारा फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, द DN अकेडमी को, और लाइक करें और शेयर करें, सो दैट कि और भी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं आपको बहुत आसानी के साथ इन चीज़ों को समझा दूं, क्योंकि जब आप बुक्स में लिखे हुए कंडीशंस में जाओगे तो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो अब आप इस वीडियो को देखेंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको वॉच करेंगे, और अब जा करके आप NCERT या फिर कोई सी भी साइड बुक हो, चाहे वो ABC हो, चाहे वो प्रदीप हो, चाहे वो कोई सी भी हो, दिनेश हो, बहुत सारी अवेलेबल हैं, ठीक है। आप कोई सी भी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है वो बड़े आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू।